हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। इंटीग्रल कैलकुलस पर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में। अगर तो देखिए, अगर आपका जो डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम है, रीमान इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब अगर आपकी टॉपिक है तो यह सिलेबस का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यह आपका यूनिट 5 करके अक्सर दिया होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, लेकिन अगर आपका कोई भी यूनिट है जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया है, वह सिलेबस है, तो उसकी एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ओनली एमसीक्यू मोड में होने वाली है तो ये आपके लिए तो एकदम इसको पूरा वीडियो आपके लिए तो एकदम काम का ही है। अगर आपको 10 नंबर का एमसीक्यू भी आता है और बाकी सब 65 नंबर का 60 नंबर का थियरी आता है, तो भी आपके लिए काम का होने वाला है। यानी कि एमसीक्यू पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमसीक्यू क्या होता है बिना समय को गंवाए हुए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया है, द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट जेड एस ब्लॉक। ये तो केमिस्ट्री का है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये गलती से मिसटाइप हो गया होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से आपकी शायद कहानी शुरू होती है। तो कह रहा है कि द लेबनीज थ्योरम ऑफ nth डेरिवेटिव इज ट्रू इफ n इज। तो देखिए, nth डेरिवेटिव कह रहा है, nth डेरिवेटिव। तो मैं आपको लेबनीज की थ्योरम के बारे में थोड़ा सा अगर बता दूं, तो लेबनीज थ्योरम क्या होता है, तो मैं आपसे ये बता देता हूं कि जो आपने डिफरेंशिएशन ऑफ u भी पढ़े थे ना, यानी प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। तो वहां पर हम लोग बात करते थे कि जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन, उसे लेबनीज प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यानी कि जो ये चीज पढ़ते थे आप, डी, ये देखिए हमारा बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास उपाय भी है कि हम आते हैं और थोड़ा सा इरेज करके, मैं आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, बातें एकदम छोटी कर रही होंगी कि nth डेरिवेटिव के बारे में नहीं। ये देखिए आप, डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड भी के बारे में, यू भी के बारे में जो आप पढ़ रहे थे, यू एंड भी, यू डॉट भी, तो इसकी डिफरेंशिएशन भी जो आप लिखते थे कि यू डी डी एक्स ऑफ बी माइनस बी डी डी एक्स ऑफ यू, ये भी आपका क्या होता था, यह भी आपका एक लेबनीज प्रोडक्ट रूल होता है। यानी कि इसको ही आप लोग क्या करते हैं, लेबनीज प्रोडक्ट रूल। यह भी आपका एक लेबनीज प्रोडक्ट रूल ही है। प्रोडक्ट रूल यानी कि ये प्रोडक्ट पर काम करता है। जो लेबनीज का थ्योरम होता है वह प्रोडक्ट पर काम करता है, यानी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो टर्म का निकालना है, एक बार डेरिवेटिव निकालना है। इसी प्रकार इसका nth डेरिवेटिव निकालना होगा, तो उसके लिए भी आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको आपने पूरी फार्मूला पढ़ी थी। तो मोटा मोटी तौर पर कहें तो ये भी आपका क्या है, एक लेबनीज प्रोडक्ट रूल है, लेबनीज प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव इसका, यहाँ पर तो हम सिर्फ एक बार डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन nth डेरिवेटिव के लिए दो बार निकाल सकते हैं। यानी कि एक बार d2y/dx स्क्वायर निकालिए, d3y/dx क्यूब निकालिए, और इसी प्रकार आप dn/xn करिए, तो भी u एंड v का आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं। तो उसके बारे में हमारे पास दिया होता है लेबनीज रूल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे इरेज करते हैं आई थिंक। तो ये भी लेबनीज प्रोडक्ट रूल है, इसको हमने nth डेरिवेटिव के रूप में नहीं बताया था, लेकिन आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसका dn/x है। तो यह ओनली ट्रू होता है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होता है, ठीक है। ये ट्रू होता है किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। लेबनीज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव इज ट्रू इफ फॉर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी इधर ला देंगे तो हमारे पास स्लाइड इधर है। तो लेबनीज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव इज ट्रू इफ n इज पॉजिटिव नंबर, यानी कि यहाँ n जो होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हमने कभी ये तो नहीं पढ़ा है कि d और माइनस n बाई डी एक्स टू द पावर माइनस n, ऐसे तो नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ n के बारे में ही पढ़ा है। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पर n डेरिवेटिव जो होगा वह n जो होगा वहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द लीबनिज थ्योरम इज अप्लाइड टू फाइंड nth डेरिवेटिव व्हेन। तो लेबनीज थ्योरम कब अप्लाई करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका, सम ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, जो कि काफी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होगा इसका, जो कि काफी ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, यही तो अपना आंसर है कि nth डेरिवेटिव जो है वो यूज होता है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कि डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, ठीक है, ये भी बात गलत है।
और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, ये भी बात गलत है। लेबनिज के बारे में हमने कैसे पढ़ा है कि लेबनिज जो होगा वह क्या होगा, हेलो, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि लेबनिज के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो लेबनिज क्या था, हम लोग डी एन बाई एक्स टू द पावर, यहाँ पर क्या था लेबनिज, एक बार हम लोग एक झटके में देखते हैं, डी एन बाई डी एक्स टू द पावर एन, किसका, u डॉट v का। मैंने आपसे बार बार कह रहा है कि यह प्रोडक्ट का है, यानी कि ये u प्लस बी नहीं है, u डॉट बी, यानी कि यह प्रोडक्ट का है। तो इसके लिए हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं, तो ठीक है ना। तो इस ये यही चीज पूछ रहा था कि यह थ्योरम अप्लाई कब होगा, तो यहाँ पर देखिए आपने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन हो रहा हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो, तब वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट पर हम जब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन का हमारा थोड़ा सा ऐड है, जिसमें आपको बताया जाता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये कोर्स होता है, जिस कोर्स का नाम है सारथी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सारथी, मोटे मोटे अक्षरों में आपको लिखा है सारथी बैच। तो इस सारथी बैच को आप लोग परचेज कीजिएगा प्ले स्टोर से, टारगेट गुरुकुल का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और उसमें भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोग सारथी बैच से इनरोल कीजिएगा। बता दें कि यह जो सारथी बैच है वह फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, अगर आप सारथी बैच को परचेज करते हैं, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथ, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये बॉटनी, ये सारे चीजें आपको 5 सब्जेक्ट आई थिंक आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी लिखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट का एसएस मिल जाता है। इन पांचों सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, थियरी नोट्स बनाया जाता है, पीडीएफ आपको भेजा जाता है, सारी एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, या फिर आपको कलेक्शन दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक्स का कलेक्शन दे दिया जाता है कि यही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड आपको कर रहे होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको वह एप्लीकेशन पर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसकी नॉमिनल सी प्राइस है, जिसकी प्राइस है 449। लेकिन 449 ये प्राइस अब आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पर साहिल 20 का कूपन कोड यदि यूज करते हैं, ये आपका कूपन कोड है, कूपन कोड, ये कूपन कोड साहिल 20 का जब आप यूज करते हैं तो 449 पर भी आपको 20% का क्या मिलता है, ऑफ मिल जाता है, 20% का ऑफ मिल जाता है। यानी कि 449 का जो प्राइस है उसे आप 20% तक कम हो जाएगा यदि आप यूज करते हैं साहिल 20, ठीक है। तो साहिल 20 यूज करके आप कूपन कोड 449 के बैच पर आप 20% ऑफ करा लीजिएगा, और फिर इस सेमेस्टर ये जो सारथी बैच है इसको आप, इसमें आप इनरोल होइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थियरी प्लस एमसीक्यू सारे बेस्ट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, और आपके क्या जो सिलेबस है उसको मोस्टली कवर आउट करा दिया गया है। अब रिवीजन चल रही है वहां पर, तो आप वहां से जुड़िएगा। पर्सनल मेंटरशिप भी कर सकते हैं आप, वहां से हमसे 1-to-1 लाइव सेशन में आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी दुख दर्द कष्ट पीड़ा को भी आप हमसे शेयर कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होने वाला है, तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन ए बी, ठीक, आर ए बी यही बोला जाता है, एंड एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर रिस्पेक्टिवली द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, ठीक है, इन ए बी, देन विच इज ट्रू। तो कह क्या रहा है, आप यहां से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो हमसे कह रहा है, ये हमसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे इधर। तो कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर एक फंक्शन है, यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग, एक मिनट ले लीजिए, ठीक है। तो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ कोई एक फंक्शन है, यहाँ पर हमें एफ बताया है, एफ एक फंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर आपको एक क्लोज इंटरवल ए बी, यहां से ले लीजिए आप क्लोज इंटरवल ए बी, ये हो गया आपका ए बी, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज इसको कर लीजिए, थोड़ा सा इसे इरेज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी आप किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, ए और बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी में कह रहा है कि
मिनिमम और स्मॉल एम जो होगा वह इन्फिमम होगा, ठीक है। यानी कि ये स्मॉल एम यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, इन्फिमम वैल्यू यहीं पर न मिल रही होगी आपको। तो मैं आपको कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ कि स्मॉल एम यहाँ पर मिल रहा होगा और ये कैपिटल एम आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ये इन्फिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ पा रही है तो ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आपके समझने के लिए बना देते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से कि ये देखिए ग्राफ अब आपको शायद स्मॉल एम और कैपिटल एम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये चीजें मैंने कर ली हैं, यहाँ से यूं कर दिए और यहाँ पर आए डिलीट कर दिए। अब ये आपको यहाँ पर इन्फिमम एंड सुप्रीमम के बारे में कह रहा होगा तो समझ में आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, आपसे कहा कि ये कोई एफ है, फंक्शन है, ठीक है, वो and small m and capital M are respectively the infimum and supremum of f in AB। ये क्लोज इंटरवल AB हो गया, तो कह रहा है आपको स्मॉल m को बता रहा है जो कि इन्फिमम होगा। तो इस क्लोज इंटरवल में इन्फिमम कहाँ मिल रहा है, यानी कि छोटी वैल्यू यहीं पर मिल रही होगी, तो इसे स्मॉल m कहा गया है। और जो सुप्रीमम होगा वो यहाँ पर मिल रहा होगा इस क्लोज इंटरवल में, तो उसे कैपिटल m कहा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है, विच इज ट्रू। तो कह रहा है कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। रिमान इंटीग्रेशन, एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेशन में है और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आपको गिवन है, तो कह रहा है विच इज ट्रू। या ऑप्शन है आपका स्मॉल एम बी माइनस ए, कि फंक्शन जो होगा वो स्मॉल एम से जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी एफ एक्स जो होगा वो कैपिटल एम के बीच का रहेगा। ये देखिए स्मॉल एम से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या कर रहा है, स्मॉल एम से इंटीग्रेशन जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बड़ा होगा और बड़ा होगा इस कैपिटल एम से भी। ये तो गलत हो रहा है भाई, ये चीजें आपको, ये चीजें गलत हैं आप, ठीक है, ये तो कतई गलत है। यहाँ पर देखिए स्मॉल एम बड़ा होगा इंटीग्रेशन से, ये भी आपको गलत होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप तो स्मॉल एम, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं साइड में हूँ, स्मॉल एम जो है वह कर रहा है, ये बी माइनस ए को छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन, तो उस पर ज्यादा आप फोकस मत कीजिए। देखिए स्मॉल एम जो होगा वो बड़ा होगा, यहाँ पर भी कह रहा है इंटीग्रेशन से, तो ये भी कुछ ना पचने वाली बात है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सही होनी चाहिए, ये चीज सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, स्मॉल एम जो है, हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सही होगा। क्यों सही होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीन ऑप्शन तो अल्टीमेटली कट चुके हैं। देखिए यहाँ पर कर रहा है स्मॉल एम, बी माइनस ए को अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से जा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। तो स्मॉल एम जो होगा वो बी माइनस यहाँ पर दिया है ना, स्मॉल एम जो होगा वो छोटा, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच का होगा। ये स्मॉल एम इंटीग्रेशन जो होगा आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वह बीच में होगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के। तो यही चीज आपका सही होगा, यही चीज आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। और दोनों तरफ बी माइनस ए लगा दिया है तो बी माइनस ए लगा दीजिए आप भी, बी माइनस ए। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन होगा वो समझने का प्रयास करना पड़ेगा ऑप्शंस की मदद से, ठीक है। तो आई थिंक आप इतने एबल होंगे कि आप ऑप्शन से के थ्रू जा पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। हमने क्या किया, हमने चारों ऑप्शन का एनालिसिस किया। यहाँ पर कुछ अलग कर रहा था, यानी कि स्मॉल एम जो होगा वो ये इंटीग्रेशन जो होगा एफ ए टू बी, ठीक है, एफ ए टू बी, वह माइनस वो स्मॉल एम यानी कि जो इन्फिमम है, और इसमें बी माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन किया है। बी माइनस ए ऑब्वियसली है क्या, यही चीज डिस्टेंस है, बी माइनस ए आपने किया है तो मल्टीप्लीकेशन किया है, तो यहाँ पर ये साइन आपकी डिस्टरबेंस कर रही थी, तो ये ऑप्शन आपकी एग्जैक्टली सही हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका किधर है, यहाँ पर देखिए, ये स्लाइड पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इफ एफ एक्स ऑन ए बी देन आर इंटीग्रेशन 0 to 1 x इज। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि पेपर आपकी थियरी है नहीं, पेपर थियरी है नहीं, तो इसको लिखना है नहीं है, इसको सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए अगर आप रिमान इंटीग्रेशन 0 to 1, तो यहाँ से रिमान इंटीग्रेशन क्यों चेक करने जाएंगे भाई आप, इसका बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, थियरी वाले बच्चों के लिए वो होता है, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं कि जो अपर रिमान इंटीग्रल है वो इक्वल है लोअर रिमान इंटीग्रल के। जब दोनों लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आर इंटीग्रेबल हो रहा है, यानी कि रिमान इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वो ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे,
वैसा हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वह सिर्फ इतना है कि आप इसे 0 to 1 x इज, उसका वैल्यू आप बता दीजिए 0 to 1 x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी dx ना, 0 to 1 x dx इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? आप लोग इसको क्लास 11 12 में काफी बेहतर तरीके से आपने सॉल्व किया रहता है। तो इसकी वैल्यू देखिए, x का वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इस पर लिमिट लगा देंगे आप 0 से 1। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास 1/2 आ रही होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, 1/2। तो ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन आर इंटीग्रेशन आपको दिखाने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, आर इंटीग्रेशन आपको दिखाने के लिए नहीं पूछेगा, ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली आंसर पूछ रहा होगा, तो आप लोग आंसर ऐसा चेक कर लेंगे। अगर ये पूछे कि यह आर इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, चेक करना ही पड़ेगा, भले से वह आपको थियरी पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये पूछ दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो आर इंटीग्रेबल है कि नहीं है, तो आपको क्या वो चेक करना ही पड़ेगा। एक बार दे सकता है कि यस आर इंटीग्रेबल है, एक बार दे सकता है नो आर इंटीग्रेबल नहीं है, एक बार दे सकता है नोन ऑफ दिस, एक बार दे सकता है कि कुछ और कोई वैल्यू दे सकता है। तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये आर इंटीग्रेशन है कि नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के अंत में वो भी बता दूं ये क्वेश्चन कि आप कैसे चेक कर पाते हैं कि वह आर इंटीग्रेशन है कि नहीं, या फिर प्रयास करेंगे इसी पेज पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो थोड़ा ही लास्ट में करेंगे। देखते हैं हमारी वीडियो कितनी देर तक की बन रही होती है। इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे थे डिफिनिट लिमिट फाइंड करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस इज। तो इसकी लिमिट आपको आप डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का इसका प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी पड़ जाता है। इसके लिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि सिर्फ ये थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, इसको सिर्फ मैं हिंट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए लिखा है द लिमिट ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कहाँ से जाते थे हम लोग, क्या करते थे, ये सीरीज है आपका, तो इस सीरीज को लिख, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सीरीज हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आरएथ टर्म, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एनथ टर्म नहीं फाइंड करना होता, आरएथ टर्म फाइंड आउट करना होता है। तो ये काम करते हैं हम लोग, एक पेज ऐड कर लेते हैं और उस पर हम लोग और भी बेहतर, यानी कि इसी क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आइए यहाँ पर एक पेज हमने ले लिया है, एक और पेज ले लिया, एक और पेज ले लिया, यानी कि अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। तो आइए, हमारे पास लिमिट थी क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज में आपको दिया है ऊपर n स्क्वायर बाई, आपको दिया है यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 क्यूब दिया है ना आपको, 1 क्यूब प्लस आर n क्यूब प्लस n क्यूब, फिर प्लस में दे दिया आपको 2 स्क्वायर बाई 2 क्यूब प्लस n क्यूब, प्लस में आपको दिया है 3 स्क्वायर बाई 3 क्यूब प्लस n क्यूब एंड प्लस डॉट 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 करते हुए लास्ट में दे दिया है n स्क्वायर बाई 3 n क्यूब बाई n क्यूब प्लस n क्यूब, और ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस पे n एक बार हम लोग क्वेश्चन को मैचिंग करा लेते हैं, तो ठीक है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर में स्क्वायर और नीचे में क्यूब 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 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आरएथ टर्म का यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएथ जो टर्म होता है, आरएथ टर्म हम लोग लिखते हैं क्या, आरएथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज। आरएथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज हम लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, तो देखिए जहां पर चेंजेस हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, उसे हम लोग क्या लेकर चलते हैं, आर लेकर चलते हैं, और सभी आर पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देते हैं नीचे। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो अपना क्या हो रहा है, चल रहा है, तो हमारा वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो गया, फिर देखिए आर क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर क्यूब
आर क्यूब प्लस एन क्यूब और इस पर एक समेशन लगा देंगे क्योंकि हमें समेशन के रूप में दिया है। और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 रखेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बनकर आ रही होगी 1 स्क्वायर बाई 1 क्यूब प्लस एन क्यूब। 2 रखेंगे तो प्लस में लगाकर 2 स्क्वायर बाई 2 क्यूब प्लस एन क्यूब। तो आर की वैल्यू जो है वो आपको स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 1 से और एंड हो रही है कहाँ, एन पर, यानी कि एन रखेंगे तो आपको ये प्रकार की वैल्यू फाइंड आउट हो रही होगी। अब हम लोग जो बात है, अब इसकी फार्मूला जो है उस फार्मूले को लिखने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला हम लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होते हैं, तो एक बार अगर आप देखें तो इसकी फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, इस सीरीज का फार्मूला हमने पढ़ा था लिमिट, आई थिंक आपको ये लैपटॉप में दिख रहा होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन r रनिंग फ्रॉम phi n to psi n f r by n इक्वल हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx को। तो ये अपना फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, अंडर एक ब्रैकेट में कर लेते हैं जिससे कि हमें, ठीक है, ये अपना फार्मूला है। कुछ इस प्रकार से हम कन्वर्ट, यानी कि हम इस सीरीज को इस प्रकार से अगर कन्वर्ट कर दे तो उसे इंटीग्रेट इस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप, तो हमें इस सीरीज में 1/n भी लाना पड़ेगा, तब हम इस सीरीज को इस प्रकार से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 1/n निकालने के लिए हम यहाँ पर 1/n कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 1/n कॉमन किस प्रकार से ले रहे होंगे उसे आप लोग जरा एक बार गौर से देखेंगे तो आपको एक कुछ नजर आएगा। क्या, देखिए हम लोग यहाँ पर 1/n कॉमन इस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर देखिए 1/n कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बनकर आएगी, आप एक बार देखेंगे इधर तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हो गया समेशन सिंप्लाइज हो जाएगा कि जो समेशन है आपका रनिंग फ्रॉम r इक्वल 1 से n जो समेशन है उसमें आप लोग r स्क्वायर को तो एज इट इज ऊपर रख दीजिए और डिवाइड में कर दीजिए r क्यूब है और प्लस में r क्यूब है, n क्यूब है ना, प्लस में आपको n क्यूब है। एक मिनट में देख सकता हूँ क्या आपकी लैपटॉप में वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो लैपटॉप में वीडियो एकदम, यहाँ पर हम लोग इसको r को निकाल दिए। अब देखिए ये 1/n आप किस प्रकार से बना रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक कलर लेते हैं और यहाँ पर देखिए इसको, ये आपका हो गया समेशन r इक्वल 1 to n। यहाँ पर देखिए r स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या बनाना है 1/n, इसको कॉमन लेना और r/n के रूप में हमें बना रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग n क्यूब बाहर निकालेंगे ना, लेकिन देखिए आप लोग n क्यूब तो अपन लगाएंगे और n क्यूब हम लोग इस यहाँ पर n क्यूब लेने के लिए थोड़ा सा रियायत देंगे आपको कि देखिए आप किस प्रकार से लेंगे। यहाँ पर हो गया r बाई n का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बच रहा होगा जो, वो क्या बच रहा होगा 1/1 प्लस r बाई n का होल क्यूब। देखिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया 1/n को कॉमन लिया, लेकिन इस प्रकार से आपने कॉमन लिया है कि r/n हर जगह बन रहा हो। तो एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं हमने किस प्रकार से किया है। तो आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर n क्यूब कॉमन लेना था, तो हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या किया होता, r स्क्वायर हो गया अपॉन में n क्यूब आपने कॉमन ले लिया और आपके नीचे क्या बचा, यहाँ पर बचा r क्यूब बाई n क्यूब, r क्यूब बाई n क्यूब प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको नीचे बच रहा होगा। लेकिन देखिए r n क्यूब बच रहा है ना, तो हमें इसे 1/n के रूप में भी लिखना है। तो यहाँ से आप लोग एक बार 1/n निकाल दीजिए बाहर, फिर आपके पास क्या बचेगा, ये r स्क्वायर बच रहा होगा और अपॉन में क्या बच रहा होगा n स्क्वायर, क्योंकि हमने ये एक बार तो देखिए ये n क्यूब है ना, लेकिन हमें 1/n को भी लिख दिया और r स्क्वायर बाई n स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो बच रहा हो तो बच ही रहा है, यहाँ पर बच रहा है r क्यूब बाई n क्यूब प्लस 1। आगे चलकर ये जो r/n है उसे हम लोग x लेकर x लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जो r/n है इसे हम लोग x मान लेते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रकार से कुछ लेकर चले हैं जहां देखिए r/n को हम लोग आगे चलकर x मान लेते हैं, तो वही बात होती है। तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व किए हैं।
तो इसे आप लोग कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें जो रिक्वायर्ड थी लगभग वो सारी चीजें मिल चुकी है। हमें क्या क्या मिल चुका है, 1/n भी मिल चुका है, r/n भी हर जगह मिल चुका है, ठीक है। अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को फाइंड करते हैं, यानी कि जो इंटीग्रेशन की a और b होगी, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। तो देखिए इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट आप किस प्रकार से फाइंड करते हो, तो देखिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आप किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और अपॉन में तो n ही रख देते हैं, और लोअर लिमिट के लिए फाई n से शुरू हो रहा है ना, तो फाई n/n, ठीक है। तो फाई n आपको क्या दिया हुआ है, इस समेशन की फाई n यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, समेशन की स्टार्टिंग वैल्यू जो फाई n है वो आपको दी हुई है 1। ये r स्टार्टिंग फ्रॉम फाई n और एंडिंग फ्रॉम n है, यही बात है, r = 1 to n। तो हम क्या देखते हैं, फाई n जो है अपना वो 1 दिया हुआ है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो n इनफाइनाइट हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और आपके पास ये 0 वैल्यू बनकर आ गया। अब सिमिलर वे में अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट किस प्रकार से आप निकाल रहे होते हैं, तो अपर लिमिट निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साई n/n। तो साई n आपके पास क्या गिवन है, साई n है आपके पास n इनफाइनाइट, साई n आपके पास है n, और डिवाइड बाई n करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1, और ये होती है आपकी अपर लिमिट। तो अब इंटीग्रेशन में आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी मिल चुका है, जो अपर लिमिट है वो भी मिल चुका है, लोअर लिमिट भी मिल चुका है, और अब छोटा सा कन्वर्जन आप करते हैं। तो जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाइए और लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब क्या करेंगे आप, नाउ कन्वर्ट, नाउ चेंज, चेंज क्या करेंगे, लिमिट समेशन, लिमिट समेशन को आप इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में, और क्या चेंज कर रहे होंगे, r/n को x में, और आप क्या चेंज कर पा रहे होंगे, r/n को x में कर दिए, और 1/n को dx में, ठीक है। तो जो इक्वेशन वो नाउ चेंज इक्वेशन, नाउ चेंज इन इक्वेशन 1, नाउ चेंज, नाउ कन्वर्ट इन इक्वेशन 1। तो ये सब हम लोग इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार आप देख लीजिए आपका इक्वेशन 1 क्या है। तो जो आपका समेशन है, इस समेशन के आगे लिमिट भी हम लोग यहाँ पर लिखना भूल चुके थे क्या, तो इसके आगे आप लोग लिमिट भी लिख कर चलिए भाई, क्यों आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो लिमिट समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन में फाइनली चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, इक्वेशन 1 ये इंटीग्रेशन बनकर चला आया। अब देखिए हमें क्या था, 1/n को आप लोग dx पुट कर रहे थे, तो 1/x को आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पर आइए और dx पुट कर दीजिए। उसके बाद r/n को, जो r/n है उसे आप लोग x पुट कर रहे हैं ना, तो r/n को x पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा होगा, x², यहाँ पर देखिए आपको बन रहा होगा x² अपॉन में, देखिए आपके पास क्या बन रहा होगा, x² बन रहा होगा, और उसके अपॉन में आपके पास क्या बनकर आ रहा होगा, ये टर्म 1+x³, ठीक है, 1+x³। तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, 1+x³ एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपने फाइंड आउट की हुई है, जो कि है लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपके पास, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1 है। तो इस इंटीग्रेशन को आप किस प्रकार से सॉल्व करते थे, तो इस इंटीग्रेशन को आप लॉग की हेल्प से आप लोग सिंपली सॉल्व कर पाते थे। तो इसकी इंटीग्रेशन आप लोग कैसे लिखते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, एक नए स्लाइड पर आइए और दिखा दीजिए 0 to 1 x²/1+x³ है ना, 1+x³ dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आप लोग कैसे लिख देंगे, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा, log 1+x³, 1+x³ वहां नहीं होता है, log 1+x यहाँ होता है x³, ठीक। इस पर लिमिट लगा देंगे क्या, 0 to 1। अब x की जगह आप 1 पुट कीजिए,
x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो यह आपके पास हो जाएगा log 2 और x की जगह जब 0 पुट कर रहे होंगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस log 1। log 1 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कि वह log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू आपको पता है ना, log 1 की वैल्यू होती है आपके पास, देखिए हमने कहीं छोटी सी मिस्टेक की है क्या, ये 1 क्यूब log 2 हो गया, एक सेकंड में आपको देखता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था कि इसके आगे तो आपके पास 1/3 भी आ रहा होगा ना, हाँ क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका आ रहा होगा, ठीक है ये हुई आपकी लिमिट, तो 1/3 भी तो आपका आ रहा होगा। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये होगा आपका माइनस log 1, लिमिट आप लगा दीजिए क्या 0 to 1, अब लिमिट तो हमने लगा दिया ऑलरेडी, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये चीज आपके पास बन के आएगी 1/3 log 2, ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं हमने क्या क्या किया, हमने क्या है कि सीरीज था उसमें आपने rth टर्म फाइंड आउट किया, rth टर्म फाइंड आउट करने के बाद उसे इस सीरीज को में कन्वर्ट किया है कि आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/n और r/n, और ये फॉर्म आपको बनाना था, आपने किया। उसके बाद आपने लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को फाइंड किया है, और जो कन्वर्ट करना रहता है लिमिट समेशन को इंटीग्रेशन में r/n को x में और 1/n को dx में आपने कन्वर्ट किया, फिर आपके पास एक इंटीग्रेशन आया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर बनकर चला आता है। तो ये आपके पास क्या थी, ये वाली क्वेश्चन थी, इसकी सोल्यूशन आपके पास क्या बनकर आई है 1/3 log 2, यही आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, यही आपके पास क्या होगा एग्जैक्टली आंसर होगा, क्या होगा एग्जैक्टली आंसर होगा 1/3 log 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सिमिलर वे में सॉल्व कीजिएगा। इसके rth टर्म क्या होगी, rth टर्म किस प्रकार से आप लोग लिख पा रहे होंगे, तो लिख पा रहे होंगे इसका 1 अपॉन जहां n है उसको आप n ही रखने दीजिएगा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 1 प्लस r हो रहा होगा, जहां पर हम समेशन लगा देंगे और समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 हो रहा होगा, क्योंकि और जा कहां रहा होगा n पर। तो यहाँ पर देखिए आप जब 1 रखते हैं, जब 0 रखेंगे तो ये n प्लस 0 यानी कि यहाँ पर क्या बनकर आएगा ओनली n, तो अपना फर्स्ट टर्म बनकर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म बन के आ जाएगा। जब 2 रखेंगे तो ये वाले टर्म बनेगा, 3 रखेंगे तो ये वाले टर्म बनेगा। इसके बाद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/n कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस r/n, और सिंपली इस r/n को ये समेशन हो गया, समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 और 1 हो गया, और r/n को आप x लेट कर लीजिएगा, 1/n को dx लेट कर लीजिएगा, और समेशन को इंटीग्रेशन यानी कि ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/n को आपने dx लेट कर लिया है और r/n को अपने x लेट कर लिया है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस x। और इसकी लिमिट आप लोग किस प्रकार से फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, तो लोअर लिमिट किस प्रकार से होगा, लिमिट लोअर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, और बाई n यानी कि ये चीजें आपके पास 0 आ रहे होंगे। अपर लिमिट आपको क्या मिल रहा होगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट आपके पास n है डिवाइड बाई n हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो रहा होगा। तो ये सारी बातें थी, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर को आप लोग सही आंसर को ट्रिक करिएगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जब प्रोसीड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a to b fx dx, यानी कि एक वैल्यू दे दी हुई है दिस, तो इसमें पूछ रहा है आपका वेयर nh इज, nh क्या होगा, तो हमने ये बखूबी पढ़ा हुआ है डिफरेंट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम में, कि जो आपका इंटीग्रेशन a to b होता है fx होता है और dx होता है, इसकी जो वैल्यू आती है यानी कि वो आती है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं h यहाँ पर बाहर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1h, ठीक है। ये आपका ये ना टर्म हो जाता है, वेयर हम लोग लिखते हैं वेयर n h इक्वल b माइनस a, जो कि क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जो b माइनस। तो हमारे पास ये कंडीशन, ये फार्मूला ही एज इट इज लिख दिया है। जहां पर पूछ रहा है n माइनस एन एच जो होगा वो क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा b माइनस ए,
ठीक है, ये टर्म आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। तो उसी क्वेश्चन पर बेस्ड के दिया है क्या, ये इसमें क्या पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किस इस प्रकार से होगा। तो कह रहा है कि वेयर एन एच, तो एन एच जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, मैंने आपको कभी बहुत पहले ही बता रखा था। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई टू द पावर ए। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसान चीजें क्यों पूछ रहा है। मैं आपसे बता दूं कि मोस्टली जो एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि वह आप एग्जामिनर आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या होता है, एकदम छोटे लेवल के सवाल को दे भी देता है। ये जो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ए टू बी डी एक्स है, ए टू द बी डी एक्स है, इस पर डिफिनिट, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थियरम पूछता है बाय यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, बाय यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इसे बाय यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम कहता है थियरी में, जब थियरी क्वेश्चन आपको पूछ रहा होता है। लेकिन जब आपको एमसीक्यू पूछ रहा होता है, तो एमसीक्यू में आपको मेथड से थोड़ी जाना है। एमसीक्यू में आप लोग डायरेक्ट कैसे जाएंगे, इसको जाएंगे, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, इस पर लोअर लिमिट है ए एंड अपर लिमिट है बी। तो अब अपर लिमिट एक्स की जगह जब आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये होता है बी, क्या होता है, ई टू द पावर बी, ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर, ये यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जो कि ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए, यही आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, थियरी के लिए तो आपको कुछ बड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए आपके लिए एकदम सा सिंपल है। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको आगे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे जब हम प्रोसीड कर रहे होते हैं तो आगे हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आएंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या नहीं, ये भी तो आपके लिए काफी इजी ही पड़ेगा। देखिए हमने क्या कहा कि ये एफ इक्वल टू ए प्लस एच वेयर एन एच, तो ये पिछले वाला इक्वेशन है जहां पर एन एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो एन एच जो होता है वो एन एच जो होता है वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन एच की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी गलत है, क्या ए प्लस एच नहीं होना चाहिए ना, ए, अरे यार ये तो पिछले वाला ही एकदम क्वेश्चन है। इसको आप लोग करेक्ट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ रही होती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट या एच टेंडिंग टू जीरो, एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया होगा जहाँ एन एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसकी लिमिट निकालने के लिए पूछ रही है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिमिट दे दिया है, तो इसको लिमिट को सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, तो देखिए आप यहाँ पर लिमिट समेशन आर इक्वल 1 है और एन है, एन टेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट है। इसमें rth टर्म आपको बना कर दे दिया तो आपके लिए और इजी होता है। हम लोग को 1/n बनाना होता है तो 1/n बना लिए, उसके बाद बचा है जो r/n बचा है। ठीक है, इतनी टर्म आपको बची है। तो इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करते हैं ना, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड कर लें इसकी अगर इंटीग्रेशन का। तो नाउ लोअर लिमिट हम लोग किस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, इसका लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जहां से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 1/n। ठीक है, इसको यानी कि इनफाइनाइट टू n को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली अपर लिमिट क्या आ रही होगी, अपर लिमिट आ रही होगी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, यानी कि ये जा रहा है समेशन n तक और n/n, इसकी वैल्यू आ रही होगी 1। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू आ गई। अब सिंपली आप कन्वर्ट कर लीजिए जैसे कि आप लोग करते हैं, तो किस प्रकार से आपकी वैल्यू आ रही होगी एक बार हम देखते हैं। क्या इसकी वैल्यू आ रही होगी 1/n को हम लोग कन्वर्ट लिमिट समेशन को कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो कर दिया हमने। अपर लिमिट आपको दिया है 0 एंड लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1 दिया हुआ। 1/n को हम लोग लिखते हैं dx और r/n को हम लोग क्या लिखते हैं, r/n को लिखते हैं x। तो इसकी इंटीग्रेशन आप कर लेंगे तो आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही होगी आपको, इसकी इंटीग्रेशन आ रही होगी x² 2 एंड लिमिट दे रहा होगा 0 to 1। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख पा रहे होंगे 1/2 माइनस 0, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही होगी। तो आई थिंक आपको 1/2 देना होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग किस पर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जिसकी इसमें भी आपको मैं आरएथ टर्म निकाल कर बता देता हूँ। जो आरएथ टर्म होगा आपके पास 1 ऊपर है तो 1 एज इट इज रहेगा, n को तो n ही रहने देते हैं, प्लस जो चेंज हो रहा है यानी कि 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, उसे हम लोग r लेकर कंसीडर कर रहे होते हैं। फिर समेशन लगाते हैं, तो समेशन देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम जो r की वैल्यू होगी वो तो 1 से स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ रही होगी, इसी प्रकार r की वैल्यू n पुट करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ रही होगी। अब इस इंटीग्रेशन को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे देख लीजिए अगर एक बार, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से टर्म आ गई। अब इसको 1/n के रूप में बनाना पड़ता है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, 1/n के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/r/n। आई थिंक आपको इतनी बातें स्पष्ट होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं जो, और यहाँ पर लिमिट भी आएगी ना, यहाँ पर आप लिमिट रख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। फिर आप यहाँ देखिए कि जो लिमिट होगी आपकी, लिमिट और समेशन को आप चेंज कीजिए इंटीग्रेशन में, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपने नहीं फाइंड किया है तो अपर लिमिट यूपीपी लिमिट, यूपीपी लिमिट आप लोग कैसे निकालते हैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, समेशन 1 से शुरू हो रहा है, जा कहाँ रहा है, यूपीपी नहीं एलपीपी होगा, लिमिट एल लोअर एल डब्ल्यू लोअर लिमिट एंड यू होगा यूपीपी लिमिट। यूपीपी लिमिट है भाई अपर, और ये होगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/n जो की वैल्यू होगी 1 और n/n जिसकी वैल्यू होगी, यानी कि अपर लिमिट होगी आपके पास 1 और लोअर लिमिट 0 होगी, और यहाँ पर 1/n क्या कन्वर्ट हो रहा होगा, dx में बन जा रहा होगा, और ये नीचे बन के आ रहा होगा 1 + x, ठीक है, r/n को हमने x लेकर कंसीडर किया। ये आपकी log की वैल्यू से सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका log 1 + x, जहां पर आप लिमिट लगा दीजिएगा 0 से 1, log 2 आएगा, log 2 इसकी वैल्यू log 2 आएगी, माइनस log 0, यानी कि आप यही आपका आंसर हो जाएगा log 2, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व आउट कीजिएगा। आई थिंक अब हमारी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक हमारी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अपने लास्ट क्वेश्चन तकरीबन था, इसके बाद भी कुछ टर्म आपको देखने ही पड़ते हैं, उस टर्म को हमने इसमें कवर आउट नहीं कर पाए हैं। जो रीमान इंटीग्रेशन पर जो मेन टॉपिक है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि रीमान इंटीग्रेशन कब होता है, कैसे होता है, आर इंटीग्रेशन कब हो जाता है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, ये सब अगर आप छोटी छोटी बातें अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है। उसके लिए अब आई थिंक अतिरिक्त वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में हमने सब समेटने का प्रयास किया है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट कि आपकी एग्जामिनेशन जो हो वो काफी बेहतर जाए। थैंक यू।